गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक रासायनिक उर्वरक के बारे में और चर्चा करते हैं जिसका नाम है म्यूरेट ऑफ पोटाश। अर्थात आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है रासायनिक उर्वरक और उसका नाम है म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्या होता है, क्या संगठन होता है, मृदा विक्रिया क्या होती है और पौधों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले हेडिंग नोट करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश। देखो बच्चों, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है उसके सबसे पहले अपन रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड होता है। और यदि हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा बच्चों, इसका सूत्र KCl होता है। KCl क्या होता है बच्चों, इसका पोटेशियम क्लोराइड नाम है तो इसका रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। देखो बच्चों, यदि हम इसकी भौतिक गुणों की बात करें तो दिखने में ये जो उर्वरक होता है वो आपके नमक के समान प्रतीत होता है। नमक जैसा आपको सफ़ेद रंग के क्रिस्टलीय संरचना में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार का ये उर्वरक होता है। और यदि हम स्वाद की बात करें तो यह स्वाद तीखा नहीं होता है, अर्थात इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, तीखा नहीं होता है, दिखने में नमक के समान दिखता है। देखो बच्चों, ये जो उर्वरक होता है वो जरूरी नहीं है कि सफ़ेद कलर में ही उपलब्ध हो। ये कई बार आपके लाल और सफ़ेद दोनों का जो मिक्सचर आता है, अर्थात नमक और मिर्च का जो मिश्रण तैयार हो जाता है, फिर आपको जो मिश्रण दोनों को मिलाने के बाद जो आपको दिखता है, जिसमें कहीं कहीं पर सफ़ेद रंग के क्रिस्टल दिखते हैं और मिर्च के लाल रंग दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार का बाजार में KCl भी मिलता है। अर्थात ये दो रूपों में हो सकता है। नमक के जैसा क्रिस्टल भी दिख सकता है आपको बाजार में, और नमक और मिर्च मिलाने के बाद सफ़ेद और लाल रंग का जो मिश्रण बनता है, ठीक उसी प्रकार का मिश्रण भी आपको बाजार में मिल सकता है। तो अपन यहाँ सबसे पहले नोट करते हैं कि यह नमक जैसा या नमक प्लस मिर्च जैसे रंग में बाजार में मिलता है। ये उर्वरक जो होता है वो या तो सफ़ेद रंग के मिश्रण में नमक के जैसा भी मिल सकता है या फिर नमक प्लस मिर्च अर्थात सफ़ेद और लाल रंग के मिश्रण के रूप में भी मिल सकता है। ये उर्वरक स्वाद में बच्चों तीखा नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है कि यह स्वाद में तीखा नहीं होता है। स्वाद के अंदर ये कैसा नहीं होता है, स्वाद में ये बच्चों तीखा नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यह सिल्वाइट और कार्नेलाइट जो खनिज अयस्क होते हैं उनकी क्रिस्टलीकरण या फिर उसकी जो पलवन विधि होती है, उन दोनों विधियों के माध्यम से इसको निर्माण किया जाता है। अर्थात आपके सिल्वाइड और कार्नेलाइट, सिल्वाइट व कार्नेलाइट अयस्क के क्रिस्टलीकरण या पलवन विधि द्वारा इसका निर्माण
होता है। इसका निर्माण जो होता है वो बच्चों सिल्वाइड व कार्नेलाइट एस के क्रिस्टलीकरण या फिर पलवन विधि जो होती है उन दोनों विधियों में से किसी भी विधि से किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं इसके संगठन की। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है संगठन। संगठन की यदि हम बात करें तो बच्चों इसके अंदर जो नमी की मात्रा होती है वो 0.5% होती है अधिकतम, अर्थात इस उर्वरक के अंदर अधिकतम नमी की जो मात्रा होती है वो 0.5% होती है। इसमें अधिकतम 0.5% नमी होती है। अधिकतम नमी की यदि हम मात्रा की बात करें तो इसके अंदर बच्चों केवल 0.5% मात्रा ही नमी के रूप में पाई जाती है। इसमें पोटास जो होता है वो पोटास की न्यूनतम मात्रा जो होती है वो 60% होती है। पोटास जो होता है बच्चों वो इसके अंदर न्यूनतम कितना होता है 60% होता है न्यूनतम रूप से। कम से कम इतना पोटास होना आवश्यक है इस उर्वरक के अंदर। KCl जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसके अंदर 60% न्यूनतम पोटास होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि हम सोडियम की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर 3.5% सोडियम भी होना आवश्यक है। सोडियम की मात्रा की यदि हम बात करें तो मात्रा बच्चों इसकी 3.5% जो है सोडियम वो अधिकतम मात्रा में हो सकता है। इससे ज़्यादा मात्रा में क्या नहीं होना चाहिए, सोडियम नहीं होना चाहिए। अधिकतम मात्रा के अंदर जो सोडियम होता है वो कितना % होता है, 3.5% हो सकता है। आगे हम बात करें तो इसका आगे अपन देखते हैं गुणों की चर्चा कर लेते हैं कि जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसके क्या गुण होते हैं। तो अगली हेडिंग है गुण। देखो बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास के गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि म्यूरेट ऑफ पोटास जो है वो जल में शीघ्र घुलनशील होता है, अर्थात ये उर्वरक क्या होता है जल में आसानी से घुल जाता है। यह उर्वरक क्या होता है बच्चों, यह उर्वरक जल में शीघ्र घुलनशील होता है। यह उर्वरक कैसा होता है, यह उर्वरक जल के अंदर शीघ्रता से घुलने वाला होता है। इसके अलावा यह मोटा या बारीक क्रिस्टलीय लवण होता है। कैसा होता है यह मोटा या बारीक क्रिस्टलीय लवण होता है। ये उर्वरक जो होता है ये कैसा होता है, ये बारीक और कैसा होता है, बारीक क्रिस्टलीय लवणीय प्रकृति का होता है। इसके अंदर जो पोटास होता है अर्थात K2O जो होता है वो कितना होता है, पोटास इसमें पोटास 60% होता है। इसमें पोटास K2O जो होता है 60% होता है। 60% मात्रा के अंदर इसके अंदर क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। देखो बच्चों ये शुद्ध रूप में सफ़ेद रंग का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सफ़ेद रंग का ये शुद्ध रूप में होता है। लेकिन यदि इसके अंदर आपके आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति हो जाती है तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर ये लाल रंग को भी ले लेता है। यह सफ़ेद रंग का होता है, यह सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में यह लाल रंग का हो जाता है।
आयरन ऑक्साइड की यदि उपस्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये लाल रंग का हो जाता है। यदि हम वर्तमान में बात करें तो बाजार के अंदर ये दानेदार रूप में भी आने लग गया है। पहले केवल ये चूर्ण के रूप में आता था, लेकिन वर्तमान में यह उर्वरक किस रूप में आ रहा है बच्चों, यह दानेदार रूप में भी आ रहा है। वर्तमान में यह उर्वरक दानेदार रूप में आ रहा है। दूसरा आगे ये भी है कि ये जो उर्वरक होता है वो बच्चों आर्द्रता ग्राही नहीं होता है, अर्थात ये नमी को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होता है। यह उर्वरक कैसा होता है, ये उर्वरक आर्द्रता ग्राही नहीं होता है। ध्यान रखने की बात है, इस उर्वरक के कंडीशन की अगर हम बात करें तो यह उर्वरक आर्द्रता ग्राही नहीं होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन देखते हैं कि ये जो उर्वरक होता है उस उर्वरक की जो क्रियाशीलता होती है, इस उर्वरक की जो उपयोगिता होती है, मर्दा अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से संपादित होती है। नेक्स्ट है मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो इस उर्वरक की मृदा जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से संपादित होती है। यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं कि देखो बच्चों, इसके अंदर जो उर्वरक है वो मर्दा में मिलने के बाद आयनों में विभाजित होता है और आयनों में ये K+ और Cl- के रूप में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर नोट करते हैं सबसे पहले कि यह उर्वरक मर्दा में K+ व Cl- के रूप में अपघटित हो जाता है। ये उर्वरक जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, K+ और Cl- के रूप में सबसे पहले मर्दा के अंदर अपघटित हो जाता है। अर्थात जो मर्दा होती है उस मर्दा के अंदर ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में अपघटित हो जाता है मिलाने के बाद। आगे अगर हम बात करें तो मर्दा कोलाइड्स जो होती हैं, मर्दा की सतह जो होती हैं, उस मर्दा कोलाइड के ऊपर कैल्शियम की जगह पर पोटेशियम आयन जो होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि K+ आयन मर्दा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। अर्थात ये जो K+ आयन होते हैं, ये K+ आयन मर्दा कोलाइड्स पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है। अर्थात ये मर्दा को ना तो अम्लीय बनाता है और ना ही मर्दा को क्षारीय प्रकृति की बनाता है। अर्थात ये उर्वरक कैसा होता है बच्चों, ये उदासीन प्रकृति का उर्वरक होता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, यह उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है। अर्थात यह मर्दा को न तो अम्लीय बनाता है और न ही क्षारीय बनाता है। ये उर्वरक कैसा होता है बच्चों, ये अम्लीय प्रकृति का ही
उदासीन प्रकृति का होता है। ये ना तो मृदा को अम्लीय बनाता है और ना ही क्षारीय बनाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मृदा के अंदर ये उर्वरक जब हम प्रयोग करते हैं तो मृदा के अंदर पोटेशियम आयंस के साथ साथ क्लोरीन आयन धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। क्लोरीन आयन जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों के लिए विषैला प्रभाव छोड़ते हैं क्लोरीन आयन, और ये सामान्यतः होता है क्षारीय मृदाओं में। अर्थात क्षारीय मृदाओं के अंदर यदि हम KCl का प्रयोग करते हैं तो Cl- आयन उसमें जमा हो जाते हैं जो पौधों के लिए विषैला प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ पर नोट कर देते हैं कि क्षारीय मृदाओं में यह उर्वरक Cl- देता है, वह जमा हो जाते हैं जिससे पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। इन उर्वरकों के कारण बच्चों पौधों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? विषैला प्रभाव पड़ता है। आगे अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, ये जो उर्वरक होता है क्षारीय मृदाओं में यदि हमें इस उर्वरक का उपयोग करना ही है तो फिर हमें जैविक उर्वरक के साथ अर्थात जैविक खाद के साथ मिलाकर म्यूरेट ऑफ पोटाश अर्थात KCl का उपयोग करना चाहिए। इस दुविधा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक का उपयोग जैविक खाद के साथ मिलाकर करना चाहिए। अर्थात यदि हमें सामान्य रूप में भी इसका उपयोग करना है क्षारीय मृदाओं में तो फिर अपने को क्या करना चाहिए? अपने को सामान्यतः जो जैविक खाद होते हैं उन जैविक खादों के साथ मिलाकर इस उर्वरक का उपयोग कर लेना चाहिए। ये होगी बच्चों इसकी मृदा अभिक्रिया। अब हम देखते हैं फसलों पर प्रभाव क्या पड़ता है। इसका फसलों पर प्रभाव क्या पड़ता है उसको अपन नोट कर लेते हैं। फसलों पर प्रभाव, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे अपन बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जिसका रासायनिक नाम है, और KCl जिसका सूत्र है, उसके हम फसलों पर प्रभाव की चर्चा करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पौधे जो होते हैं वो पोटाश के इस उर्वरक से पोटाश की जो पूर्ति करते हैं वो K+ के रूप में अर्थात पोटेशियम आयन के रूप में करते हैं। इस उर्वरक से पौधे जो पोटाश की पूर्ति करते हैं वो K+ के रूप में करते हैं। यहाँ मैं नोट करता हूँ कि इससे पौधे पोटाश की पूर्ति K+ आयंस के रूप में करते हैं। पौधे जो होते हैं बच्चों वो इस उर्वरक से जो पोटाश की पूर्ति करते हैं वो किस रूप में करते हैं? K+ आयंस के रूप में कर लेते हैं। देखो बच्चों, इस उर्वरक के माध्यम से जो पोटेशियम होता है जिसे पोटाश कहा जाता है वो फसलों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखने की बात है कि इस उर्वरक से पोटाश की पूर्ति फसलों को कैसी होती है? शीघ्रता से हो जाती है। इससे पोटाश की पूर्ति कैसी होगी? इससे पोटाश की पूर्ति फसलों को इस उर्वरक से शीघ्र हो जाती है। अर्थात पौधों को शीघ्रता से ही पोटाश की पूर्ति हो जाती है। आगे यदि हम बात करें तो
दलहनी वाली फसलों में इसका उपयोग करने से जड़ों की जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो तेजी से होने लग जाता है। कहने का मतलब यदि हम पोटास की पूर्ति के लिए KCl का प्रयोग करते हैं तो यही पोटास जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता बढ़ा देता है, ग्रंथियों का निर्माण कर देता है, जिससे नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो भी तेजी से होने लग जाती है। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि दलहनी फसलों में इससे जड़ों की ग्रंथियों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण तेजी से होने से नाइट्रोजन की पूर्ति भी होने लगती है। अर्थात ये उर्वरक क्या करता है, दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ा देता है और जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया भी बढ़ने से पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति भी प्रारंभ हो जाती है। देखो बच्चों, इसके अलावा जो खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, अनाज वाली जो फसलें होती हैं, जौ है, बाजरा है, मक्का है, आपके गेहूं है, ऐसी खाद्यान्न वाली फसलों के अंदर भी पोटास के रूप में KCl का उपयोग लाभदायक रहता है। अर्थात खाद्यान्न वाली फसलों के अंदर खाद्यान्न वाली फसलों में इसका प्रयोग लाभदायक रहता है। इसका जो प्रयोग होता है बच्चों वो क्या होता है, लाभदायक रहता है। कौन सी फसलों में, खाद्यान्न फसलों के अंदर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तंबाकू है, आलू है, चुकंदर है, चाय है, कॉफी है, ऐसी फसलों के अंदर अपने को इस उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उर्वरक इनकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। सामान्यतः चाय है, कॉफ़ी है, चुकंदर है, आलू और तंबाकू, ऐसी फसलों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, आलू, चुकंदर आदि फसलों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें उपस्थित जो क्लोराइड आयन होता है, ये क्लोराइड आयन जो होता है इन फसलों की जो गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता को खराब कर देता है, जिससे बचने के लिए अपने को इन फसलों के अंदर KCl जो होता है उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पोटास उर्वरक की पूर्ति के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्षारीय मृदा होती हैं, उस क्षारीय मृदा के अंदर भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षारीय मृदा के अंदर भी यह उर्वरक विषैला प्रभाव छोड़ता है। क्षारीय मृदा में भी ये उर्वरक क्या करता है बच्चों? क्षारीय मृदा में भी यह उर्वरक विषैला प्रभाव छोड़ता है। क्षारीय मृदा के अंदर भी ये उर्वरक क्या करता है? विषैला प्रभाव छोड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ध्यान रखने की बात है कि बुआई से पूर्व फास्फोरस उर्वरक को उपयोग कर लेना चाहिए। अर्थात बुआई करने के दौरान ही आपको KCl का प्रयोग कर लेना चाहिए। खड़ी फसल के ऊपर कभी भी KCl का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान रखने की बात है कि बुआई के समय ही इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। खड़ी
खड़ी फसल में कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खड़ी फसल के अंदर बच्चों कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल बुआई के समय ही बीजों के साथ इसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये बच्चों अपन ने आज KCl के बारे में डिस्कस किया है, उसके रासायनिक संगठन के बारे में, उसके गुणों के बारे में, मृदा अभिक्रिया क्या होती है और उसके फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक और उर्वरक जिसका नाम है सल्फेट ऑफ पोटाश क्या होता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।